हेलो साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी इंडिया पर। और मैं हूं आपके साथ आपका सहयोगी एवं दोस्त नवनीत मिश्रा। आज शुरू करने वाले पैडागोजी स्पेशल जो सीरीज चल रही थी हम लोगों की 10 डेज सीरीज, इसमें से तीसरा पार्ट है। यह है परीक्षा में छपने वाले प्रश्न यानी फंसने वाले प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। इतना कर लीजिए, पैडागोजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ अगर छूटता है तो मैं एक मैराथन लगा के मिसलिनियस टाइप क्वेश्चंस करवा के एकदम ख़त्म कर दूंगा। तो चीज़ें बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। और जैसा कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, इससे क्या होता है, थोड़ा सा मनोबल हम लोगों का है ना अप हो जाता है, अप है ना। लाइक, चलिए, पुनर्बलन मिलता है। आप एक साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो क्या मिलता है? पुनर्बलन। तो वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। कौन सा है? निम्न में से कौन सा लेओ वायगॉस्की का विचार है? पहला आपका दिया गया है संज्ञान भाषा स्वतंत्र। 1 सेकेंड, थोड़ा इसको मैं इनक्रीज कर लेता हूँ, पेन साइज को, कलर भी ड्रॉप अच्छे से ले लूँ और इसको बदल लेते कर लेते थोड़ा बड़ा। ओके, दस, ओके, हाँ ये सही है, ठीक है। तो पहला आपका दिया गया कि निम्न में से कौन सा लेव वाइगोस्की का विचार है। लेव वाइगोस्की का विचार पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा है? पहला है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञान क्या है? भाषा से स्वतंत्र है। दूसरा दिया गया संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास के को निर्देशित करता है। क्या करता है? विकास को निर्देशित करता है। तीसरा आपका दिया गया है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। और चौथा आपका दिया संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। कौन सा है बताइए? कमेंट सेक्शन में सभी को जवाब देना है, अनिवार्य है। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए, एकदम अच्छे क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन जो है एकदम पॉइंट वाले क्वेश्चन है। आपको कभी कभी लगेगा कि सर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप नए पैटर्न देखिए, थोड़ा एक बार ट्राई करिएगा, चेक करिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला जो आपका दिया है कि संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, यानी संज्ञान अलग है, भाषा अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेव वाइगोस्की ऐसा नहीं कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। और तीसरा आपका दिया है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा जो होती है वह संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो तीसरा आपका सही आंसर हो जाता है। क्या? पहले का तीसरा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। इन्होंने थ्योरी कौन सी दी है? इन्होंने थ्योरी दी है सोशियो कल्चर की थ्योरी दी है कि सांस्कृतिक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के जो सिद्धांत है वह लेव वाइगोस्की के अनुसार दिया गया है, उनके अकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि महेश की मानसिक आयु 8 वर्ष है तथा काल क्रमानुसार आयु 10 वर्ष है। महेश का आईक्यू क्या होगा? महेश का आईक्यू के बारे में पूछा गया है कि 8 वर्ष है और यहाँ पे इनका 10 वर्ष है। अब महेश की आयु आप लोग बताइए, सभी लोग कमेंट में दीजिए जवाब, बताइए। तो क्या होता है? सूत्र होता है इसका कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगर मानसिक आयु आपकी कितनी? 8, वास्तविक आयु जो होती है वो 10 है, गुणे 10, 100 बराबर कितना हुआ? 10 धाम 100 हो गया। और 10 अट्ठे 80, यानी 80 कितना आया? 80 यानी तीसरा, ठीक है। आपको मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इसका सूत्र MA/CA गुणे 100 रखना पड़ेगा। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस सूत्र को किसने दिया था, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि नेतृत्व की किस शैली में। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नेतृत्व की किस शैली में समूह के सदस्य अपने स्वयं के कार्यों पर काम करते हैं और स्वयं समस्याओं का समाधान करते हैं।
क्या करते हैं, स्वयं समस्या का समाधान करते हैं। कि नेतृत्व की, लीडरशिप की ऐसी कौन सी शैली है जिसमें समूह के सभी सदस्य, यानी अगर समूह में 5 सदस्य हैं या समूह में 10 सदस्य हैं, तो स्वयं के कार्यों पर काम करते हैं और स्वयं समस्याओं का समाधान करते हैं, स्वयं खुद से समस्याओं का समाधान करते हैं। तो पहला आपका दिया गया है कि लोकतांत्रिक नेतृत्व, दूसरा दिया गया है निरंकुश नेतृत्व, तीसरा दिया है कि अहस्तक्षेप नेतृत्व और चौथा है रणनीतिक नेतृत्व। तो आपको ये आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, बताइए। तीसरा, पहला आपका लोकतांत्रिक नेतृत्व दिया गया है जिसमें सभी को अपना कहने का अवसर होगा लेकिन चीज़ें अपने हिसाब से नहीं करनी होंगी। निरंकुश नेतृत्व, ये तो खराब ही हो गया। और तीसरा देखिए अहस्तक्षेप, अगर जब तक किसी का उसका हस्तक्षेप नहीं रहेगा उस चीज़ में, तो वह व्यक्ति स्वयं से समस्याओं का समाधान कर पाएगा, स्वयं से चीज़ें कर पाएगा। इसलिए नेतृत्व की इस शैली को अहस्तक्षेप नेतृत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, अहस्तक्षेप नेतृत्व। तो 3 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथे क्वेश्चन पर है हम लोग। आज स्पीड में करेंगे चीज़ें कि बहुत जल्दी आप चीज़ें कर पाएँ, समय हम लोगों के पास कम है। 10 days 10 सीरीज में आपको कंप्लीट करना है, जो बढ़ेंगी तो मैं चीज़ें करवा दूँगा। कोई भी दिक्कत है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर PDF मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, और साथ ही आपको भी क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। चौथा आपका क्वेश्चन दिया गया है। चौथा क्या क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कहता है कि प्रतिभावान, ठीक है, प्रतिभावान बालक की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसमें देना चाहिए। ठीक है, प्रतिभावान बालक की बात हो रही है यहाँ पर। शिक्षक के, पहला दिया गया शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए। कहाँ दिया गया, पहला शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, दूसरा समुदाय के विचारों को देना चाहिए, ठीक है, तीसरा दिया गया वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को देना चाहिए, ये चौथा है अभिभावकों के मत को देना चाहिए। तो प्रतिभावान बालक की पहचान करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या करेंगे भाई, शिक्षक क्या देगा। अगर शिक्षक को वही बच्चा हुआ तो उसने कह दिया भैया ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो आप क्या क्या कह देंगे, अच्छा ये प्रतिभावान है। नहीं, समुदाय के विचार, या समुदाय से पूछेंगे आप जाकर, वो कह देगा नहीं ये बच्चा काफ़ी अच्छे से समाज में रहता है और सब लोगों की बात मानता है, तो ये प्रतिभावान हो गया। नहीं, तीसरा आपका दिया, चौथा है अभिभावक के मत को, तो ये भी नहीं है, और तीसरा आपका दिया गया वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को। एक आप उससे टेस्ट लेंगे, कौन से वस्तुनिष्ठ परीक्षण, एक ऐसा परीक्षा उसके द्वारा आयोजित की जाएगी जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होगी, उसके परिणाम के आधार पर देखेंगे कि उसका IQ लेवल कितना है, वह प्रतिभावान है या नहीं। तो उसकी पहचान करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है तो वह है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि निम्न में से कौन सा स्थूल कौशल की बात हो रही है, यानी ग्रॉस। ठीक, क्या बात हो रही, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं उसकी बात हो रही है। तो उसका उपयोग का एक उदाहरण बताना है कि ग्रॉस का कौन सा उदाहरण है। पहला आपका दिया है एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को अंगुलियों से दबाना, और तीसरा है किताब के पन्नों को पलटना, चौथा है पेंसिल पकड़ना। तो ग्रॉस की बात हो रही है, स्थूल गतिक कौशल की बात हो रही है। तो वहां पर आप जानते हैं कि स्थूल गतिक कौशल में कि कौन सी हमारी ग्रॉस मोटर्स यूज होती हैं। ग्रॉस यानी बड़ी मांसपेशियां, कौन सी होती, बड़ी मांसपेशियां यूज होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, बड़ी मांसपेशियां क्या है, सबसे पहले हमारी आर्म की, लेग्स की, सबसे पहले इनका विकास होता है। इसीलिए विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं भैया, पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर, क्या कहते हैं, सामान्य से जनरल टू स्पेसिफिक। क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक, पहले ग्रॉस, फिर हमारा सामान्य चीजें, यानी छोटी छोटी चीजें विशिष्ट यानी उंगलियां, है ना। तो उंगलियां वाला ये आएगा आपका स्थूल सूक्ष्म गतिक कौशल में। किताब के पन्नों को पलटना, क्योंकि हम उंगलियों का प्रयोग करेंगे, इसलिए यह भी
आपका सूक्ष्म गति कौशल में आएगा। पेंसिल पकड़ना भी इसमें उंगलियों का प्रयोग करेंगे। जिनमें छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होगा वह सूक्ष्म गति कौशल में आएंगी, यानी फाइन मोटर स्किल्स में आएंगी। इसलिए एक पैर पर संतुलन करना यानी बड़ी मोटर स्किल्स का यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कह लेंगे, क्या कह देंगे कि स्थूल गतिक कौशल का यह एक उदाहरण है, ठीक है। चाहे वह दौड़ना हो या फिर चलना हो, ठीक है। बच्चा भी जब छोटा होता है तो घसीटता है, तो वो भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में, किसको, राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव की बुद्धि है। तो कक्षा अध्यापक ने क्या देखा, यह इंपॉर्टेंट है। कक्षा अध्यापक देखते हैं कि राघव अपने कीबोर्ड पर मधुर संगीत, कौन सा मधुर संगीत, संगीत है, ठीक है, संगीत बजाते हुए देखा है। तो राघव के अंदर कौन सी बुद्धि है, यह बताना है कि कक्षा अध्यापक ने क्या अनुमान किया कि राघव के अंदर कौन सी बुद्धि है। पहला आपका दिया गया कि स्थानिक बुद्धि, दूसरा शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, और तीसरा संगीतमय यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतमय बुद्धि, और चौथा है आपका भाषाई बुद्धि। यह है आपको बताना, लैंग्वेज इंटेलिजेंस, ठीक है, भाषाई बुद्धि। बताइए, तो अब मधुर संगीत की बात हो रही तो सीधे आप रिलेट करेंगे कि मधुर संगीत की बात हो रही है तो संगीत, भैया संगीत की बात हो रही है तो बुद्धि कौन सी, संगीतमय बुद्धि होगी, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी उसके अंदर, ठीक है, ओके, ठीक है, सीधे सीधे कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बुद्धि कितनी प्रकार की होती है ये भी आपको आपके कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। 8 प्रकार की बुद्धि होती है, बाकी कहने को तो 11 भी मिल जाएंगे आपको, कई जगह पर 11 देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो एनसीईआरटी आपकी कहती है वो 8 प्रकार की बुद्धि ही है, ओके। तो 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो कितने वर्ष तक के लिए, दिव्यांग बच्चों की बात करिए तो कितने वर्ष तक के लिए सुनिश्चित करता है। अगर साधारण बच्चों की बात करें, तो साधारण बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा होती है वह राइट टू एजुकेशन में दिया गया है 6 से 14 वर्ष। कितना, 6 से 14 वर्ष। तो अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 6 से 14 वर्ष तक के लिए सामान्य बच्चों को देता है। 6 से 22 वर्ष तो कुछ है ही नहीं है। 6 से 18 वर्ष की बात करें तो यह आपका विकलांग के लिए, विकलांग के लिए हालांकि 2 वर्ष प्लस होता है, यहाँ पर आपको 18 दिया गया है तो 18 आपको इस टिक करेंगे। अगर 14 है, 6 से 16 है तो 6 से 16 करेंगे विकलांग बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पर 18 दिया गया तो हम लोग 18 को सही मानेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन दिया गया है। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा 2 साल के बच्चे के लिए विकास का नियम है। तो 2 साल के बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर। 2 साल के बच्चे के लिए कौन सा विकास का नियम है, डेवलपमेंट का नियम, ठीक है। पहला आपका दिया है कि बच्चा उछल कूद कर सकता है। सभी लोग जवाब दीजिए भाई, हैं, सभी लोग। बच्चा क्या कर सकता है, उछल कूद कर सकता है। दूसरा है बच्चा एक्टिव तरीके से चल सकता है और संगीत का जवाब दे सकता है, ठीक है। या तीसरा है बच्चा बिना मदद के चल सकता है, कूद सकता है और दौड़ सकता है। और चौथा आपका दिया गया है कि बच्चा चल नहीं सकता या बल्कि रेंग भी नहीं सकता। तो 2 साल के बच्चे की बात हो रही है, ये चीज़ें आपको बतानी है। 2 साल के बच्चे की बात हो रही है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए जो भी लाइव हमको देख रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 2 साल के बच्चा की बात हो रही है तो 0 से 2 वर्ष की बात करें तो आप यहाँ पर इन्फेंसी स्टेज होती है। कौन सी होती है, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। और 2 से 6 वर्ष की बात करें तो आपकी कहाँ क्या होती है, प्री चाइल्डहुड जिसको कह देते हैं, ठीक है, बाल्यावस्था, प्रारंभ बाल्यावस्था, ठीक है, प्रारंभ बाल्यावस्था यानी प्री चाइल्डहुड। और 6 से 12 आपकी उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। अगर तीनों बाल्यावस्था के बारे में सोचते हैं तो जन्म से यौवन तक होती है, वो 2 से 6
प्रारंभिक बाल अवस्था, 6 से 12 मध्य बाल अवस्था, और 12 से 16 के बीच में या 14 के बीच में आपकी उत्तर बाल अवस्था मान ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 2 साल के बच्चे के लिए पूछा है, तो 2 साल का बच्चा कहाँ होगा भैया? 2 साल का बच्चा बिना मदद के चल सकता है, क्योंकि बच्चा 1 साल के 1 से 2 साल के बीच में चलना चालू कर देता है, कूद सकता है, दौड़ सकता है। 2 साल की बात हो रही है, यानी 2 साल के ऊपर की बात अगर हो रही है तो प्रारंभिक बाल अवस्था में आ जाएगा बच्चा। तो प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चा चल सकता है, कूद सकता है और दौड़ सकता है। तो तीसरा आपका सही आंसर या सही जवाब हो जाता है। ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या प्रस्तावित करती है? बताइए। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, या विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलापन में वृद्धि, या फिर रटन अधिगम को महत्व देना, या विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना? ठीक है, बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें 2022-20 की, तो 2020 की शिक्षा नीति जो है वह कहती है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमें बच्चे को कहाँ रखना है? सेंटर में रखना है भैया। कहाँ रखना है? सेंटर में रखना है। तो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कैलकुलम होना चाहिए, और लचीलापन होना चाहिए, लचीलापन में वृद्धि की जाए। यह 2020 की शिक्षा नीति कहती है। पहली शिक्षा नीति की बात करें तो कब आई थी? 1986 में। डाइट की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1986 में। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर पहली शिक्षा नीति को लोग कहाँ मान लगते हैं कि कोठारी जो आयोग आया था 64 और 66 में, तो यह एक राष्ट्रीय स्तर पर चीज थी, प्रदेशों में यह लागू नहीं हुआ था। नहीं तो हम इसको पहली फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी मानते, लेकिन हम फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो 1986 ही मानते हैं। ठीक है, कई जगह आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 10वां क्वेश्चन, 1 नंबर के लिए, माइनस मार्किंग है नहीं है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है ये आपको देखना है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी किसने दिया? शायद आपको याद आ रहा होगा। जेपीडी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है? पहला आपका दिया है जेरोम ब्रूनर ने, दूसरा है डेविड ऑर्सबेल ने, या फिर तीसरा दिया है रॉबर्ट एम गने, एंड चौथा दिया गया है लेओ वायगास्की। बताइए, कमेंट सेक्शन में सभी लोग जवाब दीजिए, बताइए। तो जेपीडी हो या MKO हो, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी बच्चे जब कहता है ना कि बच्चे से ऊपर कोई भी चीज़ होती है, कोई बच्चे के ऊपर कोई भी है, मतलब उससे शिक्षा प्राप्त कर सकता है बच्चे से कोई अदर नॉलेजेबल पर्सन है, चाहे वो शिक्षक हो, माता पिता हो, या सहपाठी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसके फोल्डिंग भी काम करती है। इसके फोल्डिंग भी किसने दिया था? ठीक है, किसने दिया था इसके फोल्डिंग? तो वह भी लेव वायगॉस्की ने दिया था। तो लेव वायगॉस्की आपका सही आंसर हो जाता है, यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र का संप्रत्यय किसने दिया? लेओ वायगॉस्की, यानी चौथा आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं और बहुत जल्दी करेंगे, चीज़ें अच्छी होगी। आप लोग सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया गया, 11वां क्वेश्चन दिया गया है कि प्री स्कूल वर्षों के दौरान, यानी वर्ष की आयु से पहले, यानी कितने वर्ष की आयु से पहले मेल खाने, छांटने, तुलना करने, क्रमबद्धता करने और सब्सिडी देने की अवधारणा विकसित होती हैं। ठीक है,
भाई वो सिलेक्शन की चीजें आ जाती है भाई, सिलेक्शन करने लगता है। कब सिलेक्शन करने लगता है? सीरियसन, क्रमबद्धता जाती है, क्या आ जाती है? क्रमबद्धता, ठीक है, क्रमबद्धता आ जाती है। छाटने लगता है, मेल खाने लगता है भाई, तालमेल बैठाने लगता है, कब होता है भाई? प्री स्कूल वर्षों के दौरान की बात हो रही है, तो आप तो ये समझ पा रहे होगे। प्री स्कूल के वर्ष के दौरान की बात हो रही है। प्री स्कूल एज कब होती है भाई? जब प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चा होता है। कब होता है? प्रारंभिक बाल अवस्था में। तो प्रारंभिक बाल अवस्था की बात करें तो 2 से 6 वर्ष कितनी होती है? 2 से 6 वर्ष होती है, ठीक है, 2 से 6 वर्ष होती है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन सुटेबल कौन होगा? 6 वर्ष। 6 वर्ष में बच्चे के अंदर सीरियसन आ जाती है, सिलेक्शन आ जाती है, ठीक है, वह इतनी चीजें कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड, हाँ, ओके, चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है क्वेश्चन? बच्चों का अपने आप से बात करना, बच्चों का अपने आप से बात करना, स्वयं से बात करना क्या कहलाता है? तो पहला आपका दिया है कि उनकी अहम केंद्रवाद का द्योतक है, ठीक है। वह क्या कहते हैं कि अहम केंद्रवाद का यानी ईगोसेंट्रिज्म का द्योतक है। यह या फिर यह कहता है कि बच्चों का अपने आप से बात करना उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। और तीसरा आपको उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है, गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं को पहचान करता है। तो जब खुद से बात करेगा तो कि मनोवैज्ञानिक भाषा विकास में प्रभाव तो नहीं डालेगा, ये तो गलत हो गया आपका। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता, भाई गंभीर व्यवहार संबंधी समस्या खुद से बात करने में इतनी जल्दी तो सॉल्व नहीं हो सकती हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। अहम केंद्रवाद की बात करते हैं या फिर दूसरी उनकी सोच को विनियमित करने की बात करते हैं। ईगोसेंट्रिज्म की बात कौन करते हैं? पियाजे साहब करते हैं। तो बच्चा का अपने आप से बात करना, अगर यहाँ वाइगोत्स्की की बात होती तो वो कह देते क्या भैया, क्या कह देते कि बच्चा अपने से बात कर रहा है तो पर्सनल टॉक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका होगा दूसरा, उनकी सोच को विनियमित करने में उनको मदद मिलती है, इसलिए दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा का अपने से आपसे बात करना क्या कहलाता है? सोच को अपनी उनकी सोच को विनियमित करने में उसको मदद मिलती है। क्या मिलती है? मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है, बताइए। पहला आपका दिया गया कि छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, यह है क्या? दूसरा दिया कि छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तुलना तो करनी नहीं है यार, समझ रहे हैं ना, तुलना तो करनी नहीं है हमें। छात्रों की समय को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इनके अनुसार रूपांतरित करना। चौथा दिया गया छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। फिर वर्गीकरण, आपको बांटना नहीं है, बच्चों को अलग अलग नहीं करना, साथ में समावेशी शिक्षा आप पढ़ी होगी। तो जो एजुकेशन क्या कहती है भाई? इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि बच्चे को हमेशा में बांटना नहीं है, साथ में लेके चलना है, सभी बच्चों को साथ में लेके पढ़ाना है, चाहे वह बहुभाषी हो या विविधता वाले हों, ठीक है। बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी आपका पहला भी गलत है कि छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, यह समग्र मूल्यांकन का द्योतक नहीं है। तो आपका क्या हो गया? तीसरा आपका सही होगा कि छात्रों की समय को समय पर आंकना कि वह किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में उनकी कमी आ रही है, तो और उसके बाद पाठ्यक्रम जो है शिक्षा शास्त्र के अनुसार उनको रूपांतरित करना। जो कैरिकुलम है उसको एक इस तरीके से बेस्ड किया जाए कि बच्चों के अकॉर्डिंग बेस्ड किया जाए। किसके अकॉर्डिंग? बच्चों के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे को हमें सेंटर में लेके शिक्षा देनी है। कहाँ? सेंटर में लेके, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है?
बताइए बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। पहला दिया है कि केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति सम्मिलित होती है। ठीक है, संवेदनशील अवधि की बात हो रही है। दूसरा दिया कि विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। यह दिया गया है कि वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सकती है। या फिर चौथा दिया कि वह अवधि इसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। ठीक है, बताइए अपने कमेंट सेक्शन में। तो ऊपर दिया गया है केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति होती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई बाल विकास संवेदनशील अवस्था में भाई संज्ञान से संबंधित चीजें होंगी या सीखने, वहां पर शारीरिक वृद्धि भी होगी आपकी। ठीक है, शारीरिक, और ऐसा भी नहीं है कि शारीरिक वृद्धि बस हो, आगे की चीजें ना हो। तो वह ऐसा भी नहीं कि भाषा विकास हो, तो विशिष्ट क्षमताओं के विकास की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरा आपका सही हो जाता है कि संवेदनशील अवस्था की बात हो रही है। संवेदनशील अवस्था में विशिष्ट क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है, आपकी स्पेसिफिक कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, चाहे वह सीखने में तेजी हो, भाई वही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, उसका भाषाई बौद्धिक विकास होगा, यानी कह सकते हैं उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, साथ ही उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होगा, और साथ ही उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा नीति से। चलिए, हाँ दूसरा है, भारतीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है, सेंटर क्या है। भाई सेंटर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सेंटर क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का केंद्र बिंदु क्या है, कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। भाई कठोर पाठ्यक्रम तो नहीं करना है, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग लेके चलना है, तो ये चीज तो गलत हो गई। दूसरा दिया गया है कि बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। तीसरा है परीक्षा के लिए सीखना। नहीं, हमें परीक्षा के लिए नहीं सीखना है ना, मतलब जीवन में उसको चीज उतारनी है, तो ये तो गलत हो गया ना भाई, परीक्षा के लिए नहीं सीखना है। चौथा दिया गया कि आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। बताइए सभी लोग। ठीक है, तो आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना, यह भी इसका बिंदु नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाता है, दूसरा आपका सही हो जाता है कि बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। हमें बहुविषयकता की ज़्यादा विषयों की शिक्षा देनी है, एक समग्र शिक्षा देनी है, सभी सुचारू रूप से सभी को शिक्षा देनी है जो उनके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, समझ गए आप। तो दूसरा आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला, अच्छा अगला नहीं है। तो 15 क्वेश्चन थे, आप लोग सबको बताइए भैया 15 में आपने आउट ऑफ कितने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, 15 में कितने क्वेश्चन किए हैं ये आपको बताना है। 1 सेकेंड, हाँ 15 में कितने क्वेश्चन किए हैं यह आपको बताना है। साथ में सभी लोग चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, कोशिश करेंगे अच्छे से लेवल लेके चलें। पेडागोजी मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सबसे प्रैक्टिस सेशन है भाई यहीं करवा देंगे आपकी, है ना, प्रैक्टिस यहीं करवा देंगे दबा के एकदम। ठीक है, और मज़ा आ जाएगा। चीज़ें अभी हम लोग की तीसरी क्लास है, 10 दिन की सीरीज है। 10 दिन में हम लोग यार 10 और एक्स्ट्रा अगर हो पाएगा तो एक्स्ट्रा भी सीरीज करेंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़िए और दोस्तों तक शेयर करिए, जिन तक यह महत्वपूर्ण हो सके उन तक चीज़ें पहुंचाइए। सब लोग कंपटीशन करेंगे, सब लोग बैठेंगे, मजे लेंगे हैं और अच्छे से सीखेंगे। जीवन को उतारना जीवन में, है ना, ऐसा नहीं कंपटीशन बस करनी है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।